स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसका मात्रक है। तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होता है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर चलता है? इस डायरेक्शन में। किस स्पीड से? लाइट के स्पीड से। तो ये सी वेक्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस दिशा में चलता है, और ये ई वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। यह दोनों फील्ड ऑसिलेटिंग नेचर का होता है, यानी फील्ड का मान बढ़ता है घटता है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग नेचर का होता है। दोनों फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि दोनों फील्ड एक साथ मिनिमम हो रहा है, एक साथ मैक्सिमम हो रहा है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। और ई क्रॉस बी करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी अपवर्ड, इधर आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में चलता है? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। क्लियर है? और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे ऑसिलेट हो रहा है, तो इसीलिए यह किस नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। हम बताए थे वेव का दो नेचर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्घ्य। तो जैसे लाइट है, आपका एक्सरे है, गामा रे है, ये सब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो लिखिएगा ई क्रॉस बी के समांतर। यह ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में चलता है। जब प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी भी घटता है, वेवलेंथ भी घटता है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कलर चेंज नहीं होता। चूंकि लाइट ग्लास स्लैब में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी घटेगा और वेवलेंथ भी घटेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिए खगोलीय दूरबीन पूछे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे, यानी दोनों में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी होता है, यानी काल्पनिक, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यदि समान फोकस दूरी f के दो उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे हों, तो ये दो उत्तल लेंस है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा हुआ है, दोनों का फोकल लेंथ f है, तो कहता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f1 × f2 बाई f1 प्लस f2। तो यहाँ f1 का मान है f और f2 का भी मान है f बाई f प्लस f2f। एक f कैंसिल हो गया तो आंसर हो जाएगा f/2। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है, ये कौन सा फिनोमेना इसके ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करता है? पोलराइजेशन। देखिए, दो फिनोमेना आप पढ़े हैं, एक पोलराइजेशन और एक इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से वेव नेचर प्रूव होता है और पोलराइजेशन से ट्रांसवर्स नेचर प्रूव होता है। तो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर होता है वह किससे प्रूव होता है? पोलराइजेशन से, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, इसका कारण है व्यतिकरण। पतले फिल्म के रंग मतलब हो गया, जैसे पानी के ऊपर हम तेल डालते हैं तो आप देखते होंगे सनलाइट में वो चमकने लगता है। तो वो जो पतला फिल्म है, यानी तेल का जो पतला परत है, उसके रंग का, उसके रंगीन होने का क्या कारण है? तो उसका कारण है इंटरफेरेंस।
ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल टू 10 IP। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक है, तो इसका व्यंजक है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? क्वार्ट्ज या कांच का। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाए? तो यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिएगा तो एक प्रतिबिंब ऊपर से बनेगा यहाँ और एक प्रतिबिंब नीचे से बनेगा यहाँ, यानी दो अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। यह लेंस 4 अलग अलग मटेरियल से बना है जिसका अपवर्तनांक अलग अलग है। किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है? लाल रंग के लिए। लेंस का फोकल लेंथ 7 रंग के लिए अलग अलग होता है, जिसमें लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में 6 केस बताए थे इमेज बनने का। लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट को हम पोल फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। तो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन लार्ज बनता है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनेगा लेकिन स्मॉल, और प्लेन मिरर में वर्चुअल बनता है लेकिन सेम साइज। तो यहां आभासी और बड़ा होगा। दिए गए चित्र में अल्फा का मान है, तो आप देखिए यह एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में चारों कोण का योगफल 360 होगा, जिसमें यह 90 है और यह 90 है, क्योंकि यह लंब है, नॉर्मल लाइन है। तो 90 90 180 हो गया। तो बाकी इस ए और अल्फा का योगफल 180 होगा। तो हम लिखेंगे a प्लस अल्फा बराबर 180। तो अल्फा का मान हो जाएगा 180 माइनस ए। जब मिनिमम डेविएशन होता है, न्यूनतम विचलन होता है, तो उस स्थिति में I1 और I2 दोनों बराबर होता है। R1 और R2 भी बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 का मान A के बराबर होता है। तो R प्लस R बराबर A, तो R का मान A/2 होगा। एक उभयोत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता है। तो यहां पर देखिए ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इसके दोनों सरफेस का रेडियस 20-20 सेंटीमीटर है। इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। तो लेंस का पावर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि लेंस हवा में है तो इक्वेशन क्या होगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू, अब म्यू का वैल्यू है 1.5 माइनस 1, R1 का वैल्यू +20 होगा क्योंकि इस तरफ है, और R2 का वैल्यू -20 होगा। तो 1/20 माइनस 1/R2 का वैल्यू -20 डालिएगा। तो 1.5 में 1 घटेगा तो 0.5 हो गया, और 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो गया। 0.5 इंटू 2 1/20। तो F का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। पावर का वैल्यू होता है 100/f, यानी 100/20 यानी 5 डायोप्टर। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है। आवर्धक ग्लास कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर दिया गया है 12 डायोप्टर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा 100/पावर यानी 100/12, जो कि 25/3 सेंटीमीटर आएगा 4 से कटने के बाद। मैग्नीफाइंग पावर का 2 फार्मूला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक D/f होता है, एक 1 + D/f होता है। D/f तब होता है जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, 1 + D/f तब होता है जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनता है। तो D का मान हो गया 25 और F का मान हो गया 25/3, 25 कैंसिल, तो ये 3 हो गया, और 1 + D/f का मान 4 आएगा। तो इसका आंसर दोनों संभव है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 3 है। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य होगा। कोई लाइट है जो एयर से ग्लास में जा रहा है, कोई लाइट है जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास में।
तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी म्यू गुना घटेगा और उसका वेवलेंथ भी म्यू गुना घटेगा। तो अब देखिए, एयर में अगर लाइट का वेवलेंथ लेमडा है तो ग्लास में होगा लेमडा बाय म्यू। लेमडा है 6000 एयर में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 को लिखेंगे 3/2, 3/2 ऊपर चला गया तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो एयर में या वैक्यूम में 6000 एंगस्ट्रॉम है और ग्लास में वेवलेंथ आ गया 4000। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो देखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता। तो यहाँ आंसर होगा आवृत्ति। दो कलाबद्ध स्रोत यानी दो कोहेरेंट सोर्स है जिनकी तीव्रता का अनुपात 81:1 है। तो यंग का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसने किया था। ये दो स्लिट है S1 S2, ये दोनों स्लिट दो कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करते हैं। पहले स्लिट से जो वेव निकला उसका इंटेंसिटी I1 है और दूसरे स्लिट से जो वेव निकला उसका इंटेंसिटी I2 है। दोनों इंटेंसिटी का रेशियो है 81:1। कह रहा है तो व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम यानी मैक्सिमा तथा न्यूनतम यानी मिनिमा का अनुपात, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा उसका फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 बाई √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हम थ्योरी में बताए हुए हैं। तो अब देखो, I1 का वैल्यू हम 81 लेंगे और I2 का वैल्यू 1 लेंगे। तो I1 के जगह 81 पुट करिएगा तो इसका √9 आएगा, और I2 के जगह 1 डालेंगे तो इसका √1 आएगा। बाई 9 - 1, 9 + 1 10 और 9 - 1 8, 10/8 कट के हो गया 5/4, इसका स्क्वायर होगा 25/16। तो आंसर सी होगा। व्यतिकरण में यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है, दो वेव है जिसके इंटेंसिटी का रेशियो है 81:1, तो आयाम का अनुपात यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है √I1/I2। तो √81/1 यानी 9:1 हो जाएगा। व्यतिकरण में यदि परिणामी आयाम A बराबर √A1² + A2² + 2A1A2 cos phi हो तो महत्तम तीव्रता के लिए cos phi का मान है। तो देखिए, I का फॉर्मूला होता है KA²। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब cos phi 1 होगा। म्यू अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में, ये शीशा का एक पट्टी है, ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस स्लैब के अंदर लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है t। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, और आप जानते हैं कि ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड कम होता है हवा के तुलना में। तो लाइट जब यहाँ से यहाँ तक t डिस्टेंस चल रहा है तो उतने ही समय में अगर ये हवा में चलता तो ज़्यादा चलता। सवाल है कितना अधिक चलता? तो लाइट का जो स्पीड है ग्लास में वो मान लीजिए कुछ है, उससे म्यू टाइम्स अधिक स्पीड है एयर में। तो अगर ग्लास में यह टी दूरी तय कर रहा है तो हवा में म्यू टी डिस्टेंस तय करेगा, यानी ग्लास से म्यू गुना ज़्यादा दूरी तय करेगा ये हवा में। तो निर्वात में, समतुल्य निर्वात में कितनी लंबाई होगी? म्यू टी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों इन्फिनिटी होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होगा। मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन
देखिए लेजर लाइट में क्या होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है, ये डाइवर्ज नहीं होता। तो इसके अंदर जितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी सेम होती है और सबका डायरेक्शन सेम होता है, तो समान ऊर्जा और समान दिशा। लेजर लाइट का जो फोटोन होता है सारे फोटोन की एनर्जी भी सेम होगी और सबका डायरेक्शन भी सेम होगा। दिए गए चित्र में किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है। यहां दिखाया गया है कि लाइट रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में, तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। आई के किसी भी मान के लिए TIR नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नन। अब एक चीज और देखिए, लाइट हवा से कांच में जा रहा है तो ये लंब की ओर मुड़ गया, तो R का वैल्यू I से कम होगा। अगर I का मान 60 डिग्री होगा तो R का मान 60 से कम होगा। अगर I का मान 2I होगा तो R का मान 2I से कम होगा। अगर I का मान 2I से बड़ा होगा तो अपवर्तन कोण R का मान 2I से छोटा होगा। यह कह रहा है कि उपर्युक्त चित्र में यदि आपतन कोण का मान 2I से बड़ा हो तो अपवर्तन कोण का मान 2I से छोटा होगा। किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 40 हो और अपवर्तनांक 3/2 हो तो इसकी क्षमता होगी। द्वि उत्तल लेंस कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को। इसके प्रत्येक सरफेस का रेडियस कितना है, 40, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 यानी 3/2। तो सबसे पहले यहाँ से फोकल लेंथ आप निकाल लें। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 40। देखिए जब रेडियस 20 था तो फोकल लेंथ 20 आया, तो रेडियस जब 40 होगा तो फोकल लेंथ 40 आएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, 100/40। 100/40 2.5 डायोप्टर होगा। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है इसका फोकल लेंथ है 20, तो हम लिखेंगे f बराबर +20 से वस्तु के दुगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी यू निकालना है ताकि जो इमेज हो वो रियल बने और 2 गुना बड़ा बने, यानी m का मान -2 होगा। अब देखिए लेंस में बताए थे मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला होता है, जिसमें एक फार्मूला था f/f + u। तो इसमें m का मान -2, f का मान 20/20 + u। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो u का मान आपको मिल जाएगा -30, यानी वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर के दूरी पे रखना होगा। जब एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। यह लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि आप जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = μ2 - μ1 बाय μ1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ μ2 यानी माध्यम का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, और μ1 माध्यम का अपवर्तनांक दोनों बराबर है, तो μ2 - μ1 कितना आ जाएगा, 0। 1/f अगर 0 आ जाएगा तो पावर 0 होगा। पावर 0 होगा तो मतलब लाइट ना कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज, सीधा निकलेगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, 0 डिग्री होता है, बताए थे।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। निकट तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाना चाहिए? तो निकट दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। दिए गए चित्र में ग्लास स्लैब को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए हवा है, नीचे ग्लास स्लैब है और फिर इसके नीचे हवा है। लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है इसलिए लंब की ओर मुड़ा हुआ है। ये ग्लास स्लैब का चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर। कह रहा है कि ग्लास स्लैब में लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। सबसे पहले इस दूरी को निकालेंगे। इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले इस कोण को निकालेंगे। इस कोण को निकालने के बाद तब इस दूरी को निकाल लेंगे इस समकोण त्रिभुज से। यह दूरी निकल जाएगा और कांच के अंदर लाइट का स्पीड पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे पहले इस दूरी को निकालने के लिए इस कोण को निकालना होगा। तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाना होगा। यह इस एंगल को I कहते हैं और इस एंगल को R। तो μ1 sin I बराबर μ2 sin R, यही है स्नेल का नियम। तो μ1 हो गया फर्स्ट मीडियम, 1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन I का मतलब साइन 45, μ2 यानी 3/2 sin R। तो यहाँ से आपको साइन R का मान मिल जाएगा। साइन R से आप cos R का मान निकाल लीजिए। cos R से फिर यह दूरी निकल जाएगा और इस दूरी को जब स्पीड से डिवाइड करिएगा तो आपका टाइम निकल जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाइए। μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो 1 sin 45 बराबर 3/2 sin R। sin 45 1/√2, 3/2 sin R। यहाँ √2 है, यहाँ 2 है तो √2 बार में कटेगा। अब √2 को इधर कर दो, 3 को नीचे कर दो तो sin R का वैल्यू निकल गया √2/3। अब sin R निकल गया तो cos R का मान क्या होगा? cos R का मान होगा √1 - sin स्क्वायर R। √1 - sin स्क्वायर R हो जाएगा 2/9। इसका वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा √7/3। cos R मिल गया √7/3। अब cos R का यहाँ से वैल्यू देखिए। cos R का मान होगा B/H। तो ये B का मान कितना है 2 और H का मान निकालना है। तो ये B का मान हो गया 2 और H का मान निकालना है बराबर √7/3। तो H का वैल्यू हो जाएगा 6/√7। तो ये डिस्टेंस निकल गया। अब इसको स्पीड से भाग देंगे। तो कांच के अंदर लाइट का स्पीड क्या होता है? 2 × 10⁸। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है इतना मीटर, स्पीड हो गया ये, डिवाइड करने पर ये टाइम निकल जाएगा 1.13 × 10⁻⁻8 सेकेंड। एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। किस रंग का विचलन प्रिज्म में सबसे अधिक होता है? बैगनी। प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। एक लेंस जिसकी क्षमता 8 डायोप्टर है, इसको पानी में डुबाया जाता है। पानी में इसकी क्षमता क्या होगी? तो जब भी किसी लेंस को हवा से हम पानी में डालते हैं तो उसका पावर 4 गुना घटता है। तो 8 को जब 4 से भाग देंगे तो 2 डायोप्टर हो जाएगा और फोकस दूरी होगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति को 40 सेंटीमीटर के बाद रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है, उपचारी लेंस की क्षमता होगी। तो मान लीजिए यह व्यक्ति का आंख है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को कहां से कहां तक दिखता है? 25 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन इस व्यक्ति को 40 के बाद नहीं दिख रहा है, तो उसको 40 तक ही दिख रहा है, यानी इसका फार पॉइंट नज़दीक आ गया है, तो इसको नियर साइटेडनेस है। अब व्यक्ति चूंकि 40 तक ही देख रहा है तो प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस 40 होगा। और व्यक्ति को कहां तक देखना चाहिए? इन्फिनिटी तक देखना चाहिए, तो वस्तु दूरी हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो जो उपचारी लेंस आप लगाएंगे उसका फोकल लेंथ निकालना है। अब लेंस फार्मूला डालिए 1/v - 1/u बराबर 1/f।
सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा, ये 1/∞ 0 होगा, तो यहाँ से f का मान आएगा -40। अगर फोकल लेंथ 40 है तो पावर होगा 100/40 यानी 2.5 डायोप्टर, माइनस में आएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस होगा। कांच या पानी के अंदर किस रंग की चाल अधिकतम होती है? तो किसी भी माध्यम में, हवा या निर्वात को छोड़कर किसी भी माध्यम में रेड लाइट का स्पीड सबसे अधिक होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ भी सबसे अधिक होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा लाल। रैले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा समानुपाती है, तो स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4, जिसको λ-4 लिखेंगे। मेलस का नियम होता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। इंद्रधनुष जब बनता है तो उसका 3 कारण होता है। एक होता है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन, एक होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है, तो हवा में जो बारिश की बूंदें होती है जब उससे सनलाइट घुसता है तो वह 7 रंग में बढ़ता है। साथ ही साथ रिफ्रैक्शन भी होता है, एयर से वाटर में गया, और साथ ही साथ वहाँ पर TIR भी होता है। तो ये 3 घटनाओं के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दिए गए चित्र में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin θc बराबर म्यू रेरर बाई म्यू डेंसर, तो 1/√2 होगा, 1/√2 यानी 45 डिग्री। दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखा गया। ये दोनों पतला उत्तल लेंस है। पहले लेंस का पावर है 5 डायोप्टर, तो इसका फोकल लेंथ होगा 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। दूसरे का पावर है 2 डायोप्टर, इसका फोकल लेंथ होगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे f1 × f2 बाई f1 + f2 - d। तो f1 का मान है 20 सेंटीमीटर, f2 का मान है 50 सेंटीमीटर और d का मान है 20। तो ये -20 + 20 कैंसिल हो गया, 50 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 20। तो जब फोकल लेंथ 20 होगा तो पावर कितना होगा 100/20 यानी 5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ 20 होगा और पावर हो जाएगा 5 डायोप्टर। जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता में प्रयुक्त लेंस क्रमशः हैं। तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल और अबिंदुकता में बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो जरा दृष्टि दोष का कारण है कॉर्निया में खिंचाव के कारण समंजन क्षमता कम हो जाना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब। यदि सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता होगी। तो अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ 5 है, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है d/f और एक फॉर्मूला होता है 1 + d/f। तो d का मान 25 और f का मान 5, तो कैंसिल होके 5 आएगा। और दूसरा होगा 1 + d/f, वहाँ से 6 आएगा। तो 5 या 6 में कोई भी आंसर हो सकता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता। तो जब ऑब्जेक्टिव का हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर घटेगा, क्योंकि
मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसका फॉर्मूला होता है V0 बाई U0 इंटू डी बाई मॉड यूई। तो V0 को लगभग L मान सकते हैं ट्यूब की लंबाई के बराबर, और U0 को लगभग FO मानते हैं ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर। तो जब FO बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर घटेगा। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत किस प्रकार का वेव फ्रंट बनाता है? स्फेरिकल यानी गोलीय। कलाबद्ध स्रोतों से निकली तरंगों में क्या समान होती है? आवृत्ति समान होती है। पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 किस कलांतर के बराबर होगा? तो यहां देखिए, पथांतर को पाथ डिफरेंस कहते हैं जिसका मान है 3 लैम्डा बाई 2। कह रहा है इसको फेज डिफरेंस में बदलिए, तो लैम्डा के जगह आपको रखना है 2 पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3 पाई। फिर कह रहा है कलांतर 5 पाई बाई 2 का पथांतर मान होगा, तो 5 पाई बाई 2 ये फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस निकालेंगे, 5 बाई 2 रहने देंगे और पाई के जगह लैम्डा बाई 2, तो आंसर होगा 5 लैम्डा बाई 4। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है इवन पाई, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 पाई। विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है ऑड लैम्डा बाई 2, तो 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो आंसर होगा 3 लैम्डा बाई 2। व्यतिकरण में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता का मान बराबर हो, माना I0 हो, तो परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान। तो देखिए, पहले तरंग की तीव्रता I0 है और दूसरे की भी तीव्रता I0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो अब I1 के जगह I0 और I2 के जगह I0, तो 2 √I0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4I0, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यतिकरण में दो स्रोतों की तीव्रता I तथा 4I है। उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी जिस पर दोनों तरंगों का कलांतर π/2 है? तो देखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। phi का मान है 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब I1 के जगह I और I2 के जगह 4I, तो आंसर हो जाएगा 5I। यंग के प्रयोग में ब्राइट तथा डार्क फ्रिंज की तीव्रता का अनुपात 9/1 है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 है। अध्यारोपित तरंग की तीव्रता और आयाम का अनुपात, तो जो अध्यारोपित तरंग है उसकी तीव्रता का अनुपात यानी I1 बाई I2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है √Imax प्लस √Imin बाई √Imax माइनस √Imin का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ 9 डालिएगा तो √9 हो जाएगा 3 और √1 हो जाएगा 1, 3 + 1 बाई 3 - 1 का होल स्क्वायर, 4/2 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1। एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है √I1 बाई I2 यानी √4/1 यानी 2/1, तो आंसर हो जाएगा 4/1 2/1। पोलराइड है, पोलराइड क्या है सोचिए। पोलराइड में हमने बताया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चेन बनाते हैं और सारे चेन एक खास डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। तो लिखिएगा नियमित रूप से सजे छोटे छोटे क्रिस्टल।
यदि I बराबर 60 डिग्री हो तथा परावर्तित किरण ध्रुवित हो तो R का मान क्या होगा? तो आपने ब्रूस्टर का नियम पढ़ा होगा, I का मान अगर IP के बराबर होगा तो यह परावर्तित किरण ध्रुवित होता है, पोलराइज होता है। इस स्थिति में इस कोण और इस कोण का योगफल 90 होता है, तो यह 60 है तो यह 30 होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरबीन में लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो लेंस के बीच का दूरी अगर हम बढ़ाएंगे, यानी L को अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए L को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपको हम नोट पॉइंट करके बताए हैं थ्योरी में, देख लीजिएगा। यंग के प्रयोग में यदि स्क्रीन की दूरी स्लिट से 1 मीटर हो, स्क्रीन की दूरी स्लिट से 1 मीटर है, यानी कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी 10⁻³ मीटर है, और लेमडा का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁷ मीटर, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा क्या होगी? तो बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करिएगा, बीटा निकल जाएगा। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी को आधी और स्लिट से स्क्रीन की बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यानी कह रहा है कि स्मॉल डी को आधा कर दें और कैपिटल डी को डबल कर दें, 2D, और लेमडा का मान वही रखें, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जब हम कैपिटल डी को डबल करेंगे यानी 2D और स्मॉल डी को हाफ करेंगे यानी D/2, तो ये बाई 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। यंग का प्रयोग नीले तथा हरे रंग के लिए किया जाता है। सेंट्रल से प्रथम मैक्सिमा की दूरी किस रंग के लिए अधिक होगी? तो देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर होता है जिसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, और फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर होता है जिसको फर्स्ट ब्राइट कहते हैं। दोनों की बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार डार्क के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसी कलर का फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगा। तो आप विबग्योर अगर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन का वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ग्रीन कलर के लिए ये जो हरा रंग है इसका वेवलेंथ अधिक होने के कारण हरे रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगा। व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस क्या प्रूफ करता है? तो इंटरफेरेंस वेव नेचर को प्रूफ करता है, जबकि पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करता है। दिए गए चित्र में R का मान होगा, तो यहां पर स्नेल का नियम लगाओ, 1 sin 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन R। तो साइन R का मान हो जाएगा, ये √2 को नीचे डालो तो साइन R का मान 1/2 होगा, यानी R का मान 30 डिग्री होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बोर्ड मॉडल हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।